ओटाकू एंड स्पिरिट एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जूजियू नाइट में कहीं जा रहा था और जाते हुए सोच रहा था यार क्या मैं सचमुच में टाइम ट्रेवलर हूँ तो क्या मैं अपने रियल वर्ल्ड में नहीं जा सकता और अपने दोस्तों से नहीं मिल सकता, उनके साथ एंजॉय नहीं कर सकता। लेकिन यह तो अच्छी बात है कि मैं एक अनाथ हूँ, मेरे लिए चिंता करने के लिए मेरे पास कोई फैमिली नहीं है और तो और मैं यहाँ हूँ तो बेहतर होगा कि मैं इनके साथ ही रहूँ और सोचूं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। और फिर जूजियो में उस समय के बारे में बताता है जब वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं तो रेड ने उसे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ बातें बताया होता है कि कुनबू वृक्ष के पास विशाल भूमि, सागर, संसाधन और अरबों की आबादी है तो राज्यों के बीच हमेशा युद्ध होते रहता है। जैसे में कि आप डोंगी पर्वत को ही ले लो, यहाँ सुंदर सुंदर पहाड़ है लेकिन उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित है जहाँ बहुत सारे जानवर, मॉन्स्टर, प्रेत हैं, लेकिन इन सब में से सबसे पावरफुल मैं ही हूँ। तो जूजिहू अपने मन में कहता मुझे लगता है इसने कुछ ज्यादा ही पी लिया, जो अपने आप की ही बड़ाई कर रही है। फिर वे बताती है अगर आप यहाँ से नीचे जाते हो तो दक्षिण में कोबोई पर्वत है जहाँ एक डीमन रहता है जो महिलाओं को उससे शादी करने पर मजबूर करता रहता है। उसका नाम बुल दानव है। और यहाँ से उत्तर की ओर लिनरुओ मंदिर है जहाँ 1000 साल पुराना वृक्ष दानव कुछ महिलाओं भूतों के साथ रहता है। वे अक्सर स्पाइडर गुफा में आते रहती हैं और हमारे कामों में अड़चन डालते हैं। तो जो मैंने कहा वो सब सुनकर आप अभी भी वहाँ जाना चाहते हो और यह कहते हुए जूजियू के नजदीक आ गई होती तो जूजियू घबराते हुए कहता है यार ये तो ड्रिंक करते हुए कितनी हॉट लग रही है, इसे तो मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगा। फिर रेड बोल रही तो अगर आप डोंगिन माउंटेन से जाते तो सबसे पहले कुनलू माउंटेन, फिर उसके बाद एमाई चोटी, सफेद हड्डी की गुफा, पूर्वी सागर का डोंगमन महल, पाताल वृक्ष महल और लास्ट में शोषण माउंटेन देखेंगे। तो इतना सारा नाम सुनने के बाद जूजियू को दिखाते हैं जो हैरान होते हुए कह रहा था अच्छा तो आप कह रहे हैं कि इस दुनिया में सब कुछ सिमिलर है लेकिन इस दुनिया का लव जो 3 लोगों पे शासन करता है पर फिर भी इमोर्टल और डिमनों के पास विभिन्न प्रकार के स्किल है, इसलिए उनके बीच संघर्ष होता रहता है और उनमें से जो पावरफुल रहता है उन्हीं का रूल चलता है। तो रेड कहती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी अब मुझे अपनी बहनों के लिए कपड़े बनाने जाना है तो मुझे जाना होगा। और यह कहते हुए वहाँ से चली जाती है। तो इधर जूजियू मनी मन कह रहा था खैर यह कुनबू दुनिया ताओवादियों, इमोर्टल और योद्धाओं का जमावड़ा है। तो फिर सीन शिफ्ट होकर पास्ट में आता है। जूजियू बोल रहा था यार यह कोई मजाक चल रहा है क्या, मैं तो अपने वर्ल्ड में एक बेरोजगार था तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इनकी तरफ से युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ या फिर एक हैरम क्रिएट करने जिसमें मैं रेड जैसे जैसे कई सारे लड़कियों को रखूंगा। तभी वहाँ रेड आ जाती है, वो बोल रही थी ओ माँ मैं तो थक गई, चलो आखिरकार काम खत्म हुआ। तो जूजियू उसे थम्स अप दिखाते हुए कहता है वाह आप तो चीन की सबसे बेस्ट सिस्टर हैं, तो आप इस तरह से अपनी बहनों का ख्याल रखते हैं और ये गुफा आपके लिए बहुत अहमियत रखता है। तो रेड बोलती है हाँ ये जगह मेरे लिए बहुत खास है, मैं अपने बहनों से सबसे पहले इसी जगह पे मिली थी। ऐसा लगता है कुछ समय पहले की बात है जब ये सभी मुझे मिली थी तब अंडे में थी और कैसे उन्होंने मुझे सबसे पहले सिस्टर कहा था, लेकिन वे सभी अफसर मुझे परेशानी में डाल दिया करते थे और मुझे लगता है ये सब नियंत्रित था जो मैं इस गुफा से गुजर रही थी। फिर वे सभी का मिलना और मुझे इनके साथ रहना। और हम देखते हैं जूजियू को जो ये सब सुनने के बाद रो रहा होता है, कह रहा होता इतना प्यार काश मेरी भी सिस्टर होती। चलो छोड़ो इसे, तुमने मेरी मदद की तो इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी इच्छा क्या है। जूजियू कहता है क्या मेरी इच्छा ज्यादा कुछ नहीं, बस इस डोंगिंग पर्वत पर आराम करना और मरने का इंतजार करना। तो रेड बोलती है क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? असल में मैं तो इस डोंगिंग पर्वत में आराम से रहना, खेलना, खाना और हर दिन सूरज चाचू की रोशनी में आनंद लेना चाहता हूँ। और आपका क्या, आप अपने बारे में बताओ आपकी इच्छा क्या है। तो रेड बोलती है क्या आप मेरी इच्छा के बारे में जानना चाहते हो? असल में मेरी इच्छा तो आपसे बिल्कुल ही बियॉन्ड है, मैं इस डोंगिंग पर्वत पे एक कॉस्मेटिक स्टोर खोलना चाहती हूँ और वैसे भी ये वर्ल्ड खतरों से भरा है तो यहाँ बैठकर मरने का इंतजार करना भी आपको महंगा पड़ सकता है। फिर जूजिहू बोल रहा था हाँ ये तो समझ में आता है। और फिर दिखाते हैं सडनली वहाँ की हवाएं तेज हो जाती है, हवा में बिल्कुल साइलेंट छा जाता है। फिर जूजिहू धीरे धीरे आगे जाते हुए कहता है शायद से मुझे मालूम है कि मेरी इच्छा क्या है। तो रेड बोलती है क्या आपकी कोई इच्छा है? फिर वे दोनों बैठकर इसी बारे में बातें करने लगते हैं जिसमें रेड बोल रही है तो मुझे आशा है कि रास्ते में और भी लड़कियां होंगी जिन्हें मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट का इंतजार होगा। तो जूजिहू कहता हाँ क्यों नहीं, वैसे भी अब हम पड़ोसी हैं तो अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मुझे जरूर बताना। फिर रेड कहती है बिल्कुल बिल्कुल, आइए हम इसी बात पे टोस्ट करते हैं नए पड़ोसी। अच्छा जीहू आपके जीवन में तो अन्य योजनाएं जरूर होंगे। तो जूजिहू उससे फ्लर्टिंग करते हुए कहता है हाँ मैं एक अच्छी सी लड़की ढूंढना चाहता हूँ और उसके साथ शादी कर कर बहुत सारे बच्चे करना चाहता हूँ और मैं उन्हें कहानियां सुना सकता हूँ जब तक वे साइड में अपनी बुनाई कर सकती है। तभी वहाँ फिचिक फिचिक की आवाज आती है। फिर हमें दिखाते हैं तो रेड ने जूजिहू को अपने स्ट्रिंग से बांध दिया होता है और वहाँ से जाते हुए कहती है क्या मैंने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? तो जूजिहू कहता है फिर ये सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था, प्लीज मुझे जाने दो ना। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जूजिहू घर जाते हुए कह रहा था ऐसा लगता है रेड ने जो कहा वो सभी सच है, इस डोंगिंग माउंटेन पर बैठकर मरने का इंतजार करना भी कोई आसान काम नहीं है। अब गॉड ही जाने की वो डीमन यहाँ कब आएंगे और मेरे पास तो इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं, इसलिए अपनी सुरक्षा का कोई तरीका ढूंढना होगा। लेकिन मैं अभी के लिए तो सिर्फ घर के अंदर के चीजों पे ही भरोसा कर सकता हूँ, पर इन मैजिक टूल की एनर्जी कमजोर है लेकिन मेरी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है, इसलिए जब तक मैं कोई मुसीबत नहीं मोल लेता तब तक तो सब ठीक है। और तो और मुझे गए हुए तो सिर्फ एक ही दिन हुआ तो इस रूम की एनर्जी इतना कम कैसे हो रहा है और शायद से इसी कारण मैजिक टूल की एनर्जी भी खत्म हो रही है। मुझे इसे बढ़ाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना
होगा। और फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं जूजी अपने हाथ में एक मैजिक टूल लेते हुए कह रहा होता है ये है कॉस्मेटिक मिरर, रेड ये लो, ये आपके लिए। रेड कह रही होती क्या ये मेरे लिए है? तो रेड क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे मैजिक स्टोन कैसे मिल सकता है? तो रेड कहती है हाँ मुझे लग ही रहा था कि आपको मेरी मदद चाहिए होगी। अगर आपको मैजिक स्टोन चाहिए तो फिर जाओ रास्ते में किसी बंदे को लूट लो। तो जूजी हु कहता है इसके अलावा भी तो कोई दूसरा रास्ता होगा। तो रेड बोल रही थी हाँ है तो सही, इसके अलावा कुछ सामान बेचकर भी आप पैसे कमा सकते। यहाँ पास ही में एक बाजार है और वैसे भी मुझे कुछ बेचना है तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। फिर वे सब रेडी उडी होकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जूजी हु को इतना बड़ा बैग ले जाता देख रेड कहती है जीहू आप इस बैग में क्या ले जा रहे हो? तो जीहू कहता है ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। और पर्पल बाइक को देखते हुए कहती बिग ब्रदर क्या हम इस चीज से जाने वाले हैं? तो जीहू कहता हाँ बिल्कुल चलो बैठ जाओ सब इस पे। तो क्या सब चलने के लिए तैयार हो? सभी चिल्लाते हुए कहती है हाँ हम तैयार हैं तो चलो। और यह कहते हुए सभी जा रहे होते हैं। तभी हमें रेड को दिखाते हैं जो कह रहे होते अरे नहीं मेरे कपड़े ये तो बहुत तेज है। और यह कहते हुए बहुत चिल्ला रही होती है। तो जीहू रेड को देखने लगता है। तो रेड कहती है क्या तुम अभी मुझे देख रहे थे? तो जीहू मुंडी घुराते हुए कहता नहीं तो मैं तुम्हें कहाँ देख रहा था। और बात बदलते हुए कहता अच्छा वो मार्केट और कितनी दूर है? तो रेड कह रही होती नहीं अब हम बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर वे सभी अपनी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तो जीहू कहता है कि आप इसी जगह के बारे में कह रहे थे। और इधर उधर देखते हुए कहता है ये मार्केट भी बाकी मार्केटों ही जैसा है, बस इसमें सिमिलर यही है कि इधर सारे के सारे दुकानदार मॉन्स्टर है। और हम भी देखते हैं हाँ इधर के सारे दुकानदार मॉन्स्टर होते हैं। और वहीं पे हम एक टर्टल मॉन्स्टर को देखते हैं जो पिग मॉन्स्टर को कह रहा होता है मुझे तुम में इस स्प्राइट वर्ल्ड पे राज करने की क्षमता दिख रही है और मेरे पास इस स्प्राइट वर्ल्ड के राजा द्वारा लिखी गई प्राचीन काल के अवशेष के रहस्य हैं। जूजी भी ये सब देख रहा होता है। तो रेड कहती है चलो भी वैसे भी हम कोई स्प्राइट ताओवादी नहीं है तो हमें इन सब के लिए रुकने की जरूरत नहीं है और हम यहाँ मैजिक स्टोन लेने आए हैं तो हमें इसके लिए प्रिपेयर होना होगा। तो जीहू कहता है अच्छा रेड आप किस चीज का स्टॉल लगाने वाली है? तो रेड अपना मेक ओवर करते हुए बताती है उसके लिए तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और अपने बाकी बहनों कहती है बहनों उस चीज को इधर लेकर आओ। दिखाते हैं उसके बहनें अपने हाथ में कुछ लाते हुए उसे जमीन पर बिछाकर कहते हैं सिस्टर हमने ये कर दिया। तो रेड अपने हाथ में मैजिक करते हुए अपने मैजिक से एक कॉफिन ले आती है वहाँ। तो जूजी ये देखने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है अरे दादा ये उसने कैसे किया? और फिर स्टार्ट होता है उनका ड्रामा जिसमें वे सभी एकजुट होकर बैठे होते हैं और अपने आंसू बहा रहे होते हैं। और इधर पर्पल चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है एक लड़की अपने हस्बैंड को दफनाने के लिए खुद को बेच रही है। डोंगविन माउंटेन की सबसे खूबसूरत लड़की अपने 6 बहनों के साथ खुद को बेच रही है। तो अगर उन्हें कोई खरीदना चाहता है तो मात्र में 1000 मैजिक स्टोन में उन्हें खरीद सकता है। और जूजी के तो ये देखने के बाद मुंह फटा का फटा रह जाता है। तो ये सुनने के बाद वहाँ कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं जिसमें एक बियर मॉन्स्टर होता है जो कह रहा होता है लेकिन मैं तुम्हारे लिए सिर्फ 50 मैजिक स्टोन ही दे सकता हूँ। तो वहीं पे एक रेड मॉन्स्टर होता है जो कहता है क्या मैं इसे किस्तों में दे सकता हूँ? और उसके नजदीक जाते हुए कहता है रेड आपने इसी चीज को कितनी बार किया है? तो रेड उसे बताती है ज्यादा नहीं बस यही लगभग 17 से 18 बार जिसमें कि हम केवल 5 से 6 बार ही सफल हुए हैं। तो जूजीहू कहता है क्या 5 से 6 बार? ये बुरा भी नहीं है। फिर रेड कहती है ये बेरहम दुनिया एक लाचार लड़की की मदद भी नहीं कर सकती है। तो ये सुनने के बाद जूजीहू अपने मन में कहता है ये कहने पर इसे शर्म भी नहीं आ रही है और उसके कंधे थपथपाते हुए कहता चलो अब रहने भी दो। अगर आप इसी तरह मैजिक स्टोन निकालने की कोशिश करेंगे तो ये अगले साल काम नहीं आएगा। तभी नदी में कुछ हलचल होता है। नदी का सारा पानी बाहर की तरफ छटक जाता है और उस नदी में से बाहर की साइड एक मॉन्स्टर आता है जो देखने के बाद सारे के सारे घबरा जाते हैं। और फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो एक टर्टल मॉन्स्टर होता है। और इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर इसी के नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।